तो बात वही रहेगी, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेगी, एक पॉइंट रहेगा। अब वो पॉइंट 3 नंबर से डिनोट होगा, x1, y1 और z1। तो सिंगल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है तो हम उसका डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट का दिया है तो हम उसका डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन लिख सकते हैं। नंबर का मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलता है, केवल लेंथ बदलती है। अगर 2 लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, यानी वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। 3D बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्लेन के हट जाने के बाद आपको इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। आज की क्लास के माइंड मैप सीरीज में हम लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जिसमें आप लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस, स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, अलग अलग टाइप की चीजें रहती है। बात यह है कि इसमें कुछ 2-3 साल पहले तक प्लेन का भी एक टॉपिक था, बट प्लेन का टॉपिक पिछले 2 साल से और इनफैक्ट आप लोगों के लिए भी पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। तो हम लोगों को केवल लाइंस के बारे में पढ़ना है। बात वही है जैसे 2D ज्योमेट्री है ना, 2D ज्योमेट्री में 2 एक्सिस है, 3D ज्योमेट्री में आप 3 एक्सिस पर पूरा काम करोगे। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम जल्दी से एक शॉर्ट नोट बनाते हैं और देखते हैं कि 3D में क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं और उन टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रहते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हो एक कंसेप्ट विच इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद आप पढ़ते हो इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन लाइन, स्क्यू लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये 5 टॉपिक में आपका 3D ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बिना किसी चिंता के। यानी आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अगर एक शॉर्ट नोट रिवाइज करना चाह रहे हो एक शॉर्ट तरीके से, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू। सबसे पहले आते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझो कि एक्स वाई जेड एक्सिस में चीजों को इमेजिन कैसे करना है ना। क्योंकि आपके पास 3 एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस। जिस पॉइंट पर तीनों एक्सिस मिलती है उसको हम बोल देते हैं 0,0,0 यानी कि ओरिजिन, है ना। जिस पॉइंट पर तीनों एक्सिस मिलती है उसको हम बोल देते हैं 0,0,0 यानी कि ओरिजिन। एक्स वाई जेड एक्सिस। कोई बोलेगा अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं तो जब आप एक्स एक्सिस पर रहेंगे आपका वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, यानी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा इस टाइप का A,0,0। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कुछ इस टाइप का होगा 0,A,0। भाई 2D में इतना पार्ट तो हमको पता ही था ना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट A,0 लिखते थे, वाई एक्सिस पे 0,A लिखते थे। अब Z एक ऐड हो गया है, और Z एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो जाएगा 0,0,A। कुछ ऐसा समझो कि 2D का सब पढ़ लिया है, अब Z को बस हर जगह पे चिपका देना है। जैसा 2D में पढ़ा था वैसा का वैसा आप Z को हर जगह 3D में चिपका दो तो 3D के कंसेप्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, प्लेन हम लोग सारे प्लेन्स नहीं पढ़ते, लेकिन XY YZ और ZX प्लेन तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये X और Z एक्सिस ऐसा समझो बोर्ड के बाहर आ रही है। ये प्लेन को हम बोलते हैं XZ प्लेन, बोर्ड वाले प्लेन को बोलते हैं XY प्लेन, और ये वाले प्लेन को हम बोलते हैं YZ प्लेन, है ना। एक Y एक्सिस और Z बाहर आ रहा है, तो एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है और एक ऐसा प्लेन है। जब भी थोड़ा भी डाउट हो ना XYZ एक्सिस में, तो हमेशा अपने रूम का लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉर्नर ऐसा देख लिया करो, लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉर्नर। तो उसमें नीचे वाली जो लाइन जा रही है एक्स एक्सिस, बाहर वाली जेड एक्सिस, ऊपर वाली वाई एक्सिस, तो तीनों प्लेन्स भी दिख जाएंगे। क्योंकि रियल लाइफ तो 3D है ना, तो 3D इमेजिन करना डिफिकल्ट थोड़ी होना चाहिए। 3D तो आप देख सकते हो, तो हमेशा रूम के कॉर्नर को देख लिया करो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब जब आप एक्स जेड प्लेन पर है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, आप एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन पर हो, है ना। तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती, सॉरी एक्स वाई नहीं, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होती है y बराबर 0, ऐसे ही वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है x बराबर 0, और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z बराबर 0। ठीक है, ठीक है। हमको सिर्फ ये पॉइंट्स इसलिए समझने हैं ताकि 3D में हमारा इमेजिनेशन क्लियर हो, हमको किसी तरीके का डाउट नहीं रहे, है ना। जैसे मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, यहीं पे पता चल जाएगा x1 y1 z1, इस पॉइंट से मैंने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 3D में पॉइंट है, उससे मैंने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर का मतलब है कि आगे या पीछे नहीं मूव करेगा, सीधा सीधा, यानी x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो जो परपेंडिकुलर का फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, भाई ये x एक्सिस पर कहां मिल रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट जैसा ही रहेगा। हाँ, अब क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो इसके y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से इस पॉइंट पे अगर मैं y एक्सिस, इस पॉइंट से अगर मैं y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालती हूं तो y नहीं चेंज होगा, x1 z1 0 हो जाएंगे। z पर डालती हूं तो z नहीं चेंज होगा, x और y 0 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ, आ गई बात समझ। अब बात यह है कि पॉइंट्स की बात आ गई 3D में, कोऑर्डिनेट में हम 2D में थे ना, 2D ज्योमेट्री में तो भी पॉइंट्स के बारे में बात की थी शुरू में, 3D में भी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस और दोनों पॉइंट्स का सेक्शन फॉर्मूला, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आपके पास P पॉइंट है x1 y1 z1, और अगर आपके पास Q पॉइंट है x2 y2 z2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाता है एग्जैक्टली 2D जैसा, बस z को बीच में घुसा दो, z को भी जबरदस्ती बिठा दो कि चल तू भी आ जा। भाई 2D का फॉर्मूला यहां तक था, 3D में z आ जाएगा। सेम सेक्शन फॉर्मूला की बात करें, अगर इन P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को R जो है वो m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो R जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मैम x और y तो 2D में भी ऐसे ही था, ठीक है बेटा, तो 3D में z भी ऐड कर दो, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। एग्जैक्टली सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज, बस z को भी ऐड कर दिया, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जैसा 2D में था वैसा 3D में है, 3D में बस एक z नया गेस्ट है हमारा, 3D में z नया गेस्ट है। ठीक है, तो बात वही रहेगी, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेगी, एक पॉइंट रहेगा। अब वो पॉइंट 3 नंबर से डिनोट होगा, x1 y1 और z1 3 नंबर से डिनोट होगा। ठीक है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट, y एक्सिस पर कोई पॉइंट, z एक्सिस पर कोई पॉइंट लेने का तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब 2D में इस तरीके से रहेंगे जैसे 3D में इस तरीके से रहेंगे जैसे 2D में थे, बस z वाला पार्ट ऐड हो गया है, z वाला पार्ट ऐड हो गया है। तो मैम ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? आपने वेक्टर के टाइम भी नहीं पढ़ाया था, बोला था 3D में पढ़ लेंगे। तो देखो बेटा, कोई भी पॉइंट को, क्योंकि 3D और वेक्टर, अब वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात हो रही है, तो हर पॉइंट का एक यूनिक डायरेक्शन होता है ना, हर वेक्टर का एक यूनिक डायरेक्शन होता है। अगर मैं उसको O से ज्वाइन कर दूं तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है, पोजीशन वेक्टर हो जाता है। यहां तक बात तो याद थी मेरे ख्याल से तुम लोगों को, पोजीशन वेक्टर, है ना। अब इस पोजीशन वेक्टर का एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है कि मैम वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से एंगल बना रहा है कुछ ना कुछ, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है।
क्या ये बात सब अग्री करते हैं कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है? बात ये है कि 2D में भी अगर आप कोई लाइन खींचते थे तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोई एंगल बनाती थी। उसमें आप सिर्फ एक्स एक्सिस से एंगल देखते थे क्योंकि वाई एक्सिस से एंगल वैसे भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और उसका आप देखते थे स्लोप। स्लोप वर्ड याद है 2D में पढ़ा था, स्लोप था tan थीटा। स्लोप क्या था? tan थीटा। वहां पर एक क्वेश्चन अगर कोई बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा होगा तो दिमाग में आया होगा कि मैम हमको तो एंगल को डिनोट करना है, तो हम tan ही क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर हमको जेन्युइनली एक्स एक्सिस से एंगल बताना है तो या तो सीधे एंगल बताओ, या फिर आपके पास 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपने 10 को ही क्यों सिलेक्ट किया? आपने 10 को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो उसका रीजन होता है क्योंकि tan थीटा कैलकुलेट करना इजी है। अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो tan थीटा हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आया? याद आया? साइन और कॉस डिफिकल्ट है, सेक कोसेक भी डिफिकल्ट है, कॉट इजी है, लेकिन tan और कॉट में हम जनरली tan को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके फॉर्मूले ज्यादा याद रहते हैं। cot 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे नहीं लगता किसी को याद रहेगा, tan 3 थीटा पता है ना भाई? बात ये हो रही है ना कि हमने 10 को क्यों सिलेक्ट किया। देखो मैथ्स में कोई भी चीज हम अगर पढ़ रहे हैं या कोई चीज हमने सोची है तो उसका सीधा सीधा पर्पस ये है कि हम उस चीज को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3D अपने आप में एक डिफिकल्ट चीज है क्योंकि एक प्लेन पर आपको 3D इमेजिन करना है। रियल लाइफ नहीं है कि आपको 3D दिख जाएगा, आपको एक प्लेन पर 3D इमेजिन करना है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वहां पे tan थीटा सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे भी एंगल में हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। एंगल तो पता है, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बन रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बन रहा है, जेड एक्सिस से गामा बन रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, एंगल का कोसाइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इनको बोलते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब इसमें फिर वही बात, कॉज लेने का कुछ रीजन होगा मैम, यूं ही तो आप लोगे नहीं, है ना? तो देखो ध्यान से, कॉज अल्फा को एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से और इसको एन से। अगर इस ट्रायंगल को मैं देखूं, P से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं एक्स एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस है x1 और OP का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो कॉज अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। कॉज बीटा हो जाएगा y1 अपॉन हाइपोटेनियस, है ना भाई? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बेस हो जाएगा y1, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये है ट्रायंगल ऐसा 3D में, लेकिन बेस अभी भी वही है y1, है ना? बेस अभी भी वही है y1 और हाइपोटेनियस अभी भी लेंथ है, हाइपोटेनियस अभी भी लेंथ है। तो y1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और कॉस गामा हो जाएगा z1 अपॉन अंडर रूट z1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। यानी हमको कोई भी पॉइंट दिया जाए और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आप बोलोगे कुछ नहीं, x वाला डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा x कोऑर्डिनेट अपॉन मॉड्यूलस। ये एक वेक्टर का मॉड्यूलस होता है, पोजीशन वेक्टर का मॉड्यूलस होता है ना? वेक्टर का मॉड्यूलस ऐसे ही तो निकालते हैं, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। कॉस बीटा हो जाएगा y1 यानी उसका j कैप का रेशियो अपॉन उसका मॉड्यूलस, और कॉस गामा हो जाएगा k कैप का कोफिशिएंट अपॉन उसका मॉड्यूलस। तीनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं, स्क्वायर करके ऐड करूं, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, यानी कि 1। इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। यही इसी रीजन से हम कोसाइन सिलेक्ट करते हैं।
क्योंकि जैसे 10 में कैलकुलेट करना इजी था ना, ऐसे ही कोसाइन में एक रिलेशन हमको पता है, डायरेक्शन कोसाइन में एंगल्स का अगर हम कॉस लें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 होगा। अब आपको बोल दिया जाएगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, तो जेड एक्सिस से एंगल निकालो। एक्स एक्सिस से एंगल पता यानी अल्फा पता, वाई एक्सिस से पता यानी बीटा पता, गामा निकालने के लिए ये रिलेशन लगा दो, गामा निकालने के लिए ये रिलेशन लगा दो। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। अगर कोई बोले कि अल्फा बीटा गामा उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से एंगल है, तो बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या है। तो तुम बोलोगे मैम साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये आ गया 3 माइनस 1 यानी 2। तो अगर कोई वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो उसके साइन में ये रिलेशन होता है, और कॉस का रिलेशन तो हमने देख ही लिया, कॉस का रिलेशन तो हमने देख ही लिया, ठीक है। आई बात समझ, आ गई बात समझ। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि मैम ठीक है, हर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आपको इस तरीके से मिल गया कि उसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल का कॉस ले लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियो का मतलब है, डायरेक्शन रेशियो का मतलब है मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से सुनना, मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिट वेक्टर है, क्यों? क्योंकि उसका मॉड्यूलस 1 होता है। रूट ले लो, है ना, मॉड्यूलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मॉड्यूलस हमेशा 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिट वेक्टर है। क्या जरूरी है हम हर बार डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करें? अगर मैं बोल रही हूं कि मुझे नॉर्थ वेस्ट में 3 किलोमीटर जाना है, तो मैं 1 किलोमीटर जाऊं, 2 किलोमीटर जाऊं, 3 किलोमीटर जाऊं, 4 किलोमीटर जाऊं, मैं हमेशा सेम डायरेक्शन में चल रही हूं। यानी अगर डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल भी लो, डायरेक्शन कोसाइन का कोई मल्टीपल भी लो, तो डायरेक्शन तो सेम ही होगा। मल्टीपल है तो उसको रेशियो बोल देते हैं, मल्टीपल है तो उसको रेशियो बोल देते हैं, है ना। यानी ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो को जनरली ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। ए बी सी और कुछ नहीं है, के टाइम्स एल, के टाइम्स एम, के टाइम्स एन है। के का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हाँ, ऐसा मत करना कि यहाँ पे के और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है। सेम डायरेक्शन चाहिए, यानी एल एम एन का सेम मल्टीपल, एल एम एन का सेम मल्टीपल, ठीक है। और अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है और डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया है, कुछ नहीं, मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो। यूनिट वेक्टर होता है ना डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर होता है, तो आप सेम डायरेक्शन में मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया। 3D में कोई पॉइंट अगर किसी वेक्टर को डिनोट कर रहा है तो उसके पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल के कोसाइन को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। उससे आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन पता चलता है, और उसी का कोई मल्टीपल ले लो तो डायरेक्शन रेशियो पता चलता है, ठीक है। अब जैसे आपको एक वेक्टर दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, पॉइंट को मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रही हूं, कंफ्यूज मत होना। आपको एक वेक्टर दिया है 3i प्लस 2j प्लस 4k, और आपसे पूछ लिया इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है। कुछ नहीं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ले लो, यही डायरेक्शन रेशियो है। मैम क्या डायरेक्शन रेशियो एक ही हो सकता है? नहीं बेटा, मल्टीपल हो सकते हैं। मैंने बोला ना, 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, 4 किलोमीटर जाओ, सभी उसके प्रोपोर्शनल है, सभी उसके प्रोपोर्शनल है। के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक थोड़ी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो 3 अपॉन इसका मॉड्यूलस यानी अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 16, कॉमा 2 अपॉन इसका मॉड्यूलस, कॉमा 4 अपॉन इसका मॉड्यूलस।
डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर रहेगा। क्यों? ताकि मैम इसका मॉड ले, या मॉड ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आना चाहिए, है ना, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 आना चाहिए। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, दोनों चीज समझ में आई वेक्टर की, है ना। 3D में किसी भी वेक्टर के डिनोशन का डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो समझ में आया। ऑल राइट, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो क्या होगा? dr ऑफ 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पॉइंट्स। p पॉइंट है x1 y1 z1, q पॉइंट है x2 y2 z2। तो कुछ नहीं, पी क्यू का डायरेक्शन हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन है तो पी क्यू के मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइन बोला, अगर डायरेक्शन कोसाइन बोला तो x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। भाई मॉड्यूलस ऑफ p2 कैसे, मॉड्यूलस ऑफ पी क्यू कैसे निकालते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p और उसका मॉड्यूलस, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये तो हो गया x वाला पार्ट। y वाले पार्ट में आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन मॉड पी क्यू। ये सेम चीज को 2 बार नहीं लिख रही हूं मैं, z2 माइनस z1 अपॉन मॉड पी क्यू। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन, ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो सिंगल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है तो हम उसका डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट का दिया है तो हम उसका डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो केवल एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, के की अलग अलग वैल्यू लिखते जाओ। बेसिकली इसका प्रोपोर्शनल, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही डायरेक्शन रहेगा, 3 का कर दो, नंबर का मल्टीप्लाई। बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है, नंबर का मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलता है, केवल लेंथ बदलती है, डायरेक्शन सेम रहता है। तो डायरेक्शन सेम रहता है तो डायरेक्शन रेशियो भी सेम रहेगा, डायरेक्शन रेशियो भी सेम रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो फिर हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पर, है ना। बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन हम 2 फॉर्म में पढ़ते हैं, 2 गिवन फॉर्म है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ सकते हो। पहला है डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑन लाइन, और दूसरा है 2 पॉइंट्स ऑन लाइन। बेसिकली लाइन का या तो डायरेक्शन दिया जाए और 1 पॉइंट दे दिया जाए, या फिर 2 पॉइंट दे दिए जाए। ये चीज हम लाइन में पहले भी सीख चुके हैं। कोई लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 कंडीशन की जरूरत पड़ती है, तो 2 कंडीशन या तो ये 2 हो या ये 2 हो तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो, आपको एक लाइन दी हुई है, उस पर एक पॉइंट x1 y1 z1 गिवन है और उसका डायरेक्शन b पता है और आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो मैं बोलूंगी इस लाइन पर अगर मैंने कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड लिया, ध्यान से सुनना, एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट लिया, है ना, ये वेक्टर है आर वेक्टर, ये वेक्टर है ए वेक्टर। हम हर पॉइंट को वेक्टर से डिनोट करते हैं क्योंकि हम वेक्टर और 3D कंबाइन पढ़ रहे हैं ना। अब हमारे लिए वेक्टर को स्टडी करना है तो जनरल कोई भी पॉइंट को ले लिया आर वेक्टर एक्स वाई जेड को और गिवन पॉइंट को ले लिया ए वेक्टर। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि इन दोनों का डायरेक्शन और इन बी का डायरेक्शन सेम है? भाई अगर ये लाइन बी के पैरेलल है, बी एक डायरेक्शन दिया हुआ है, बी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन दिया हुआ है, अगर ये लाइन बी के पैरेलल है तो लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो वो भी बी के पैरेलल होंगे, डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन सेम होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। डायरेक्शन सेम होगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो है r माइनस ए। 2 पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? कुछ नहीं, x में से x1 माइनस करो, y में से y1, z में से z1, r माइनस ए। इसका डायरेक्शन है b, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे।
क्योंकि दो लाइन, दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो दोनों का डायरेक्शन आपस में प्रोपोर्शनल होता है, यानी कुछ नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होता है दोनों में। ठीक है, तो r का वैल्यू आ गया a प्लस लैम्डा बी। अब चाहो तो तुम ये इक्वेशन याद कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है इसका डेरिवेशन भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, और लॉजिक से समझो तो इक्वेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आती है कि यार ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन लैम्डा टाइम्स इसका डायरेक्शन होगा, कोई ना कोई प्रपोर्शन होगा। मैंने बताया था ना, नॉर्थ वेस्ट में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट ही है। 3 और 2 में सिर्फ लेंथ का डिफरेंस है, लेंथ का डिफरेंस है तो लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? ऑल राइट, ये होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होता है? वेक्टर इक्वेशन। इसी को एक्स वाई जेड में लिखें तो देखो, आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और बी वेक्टर मान लो लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। कुछ ना कुछ दिया होगा ना। अब अगर मैं आई जे के का कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, सॉरी प्लस नहीं, बराबर बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन यानी एक्स वाई में, एक्स वाई जेड में कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तुमको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, पता होना चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन ऐसी रहती है, x देखो x का कोफिशिएंट 1 है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसमें x1 y1 z1 पॉइंट है और a b c डायरेक्शन है। ठीक है, a b c का वैल्यू 0 हो सकता है क्योंकि ये हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम रेशियो लिख रहे हैं, हम रेशियो लिख रहे हैं। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ए बी सी का वैल्यू 0 हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 है ऐसा मत समझना, हम कोई वैल्यू नहीं लिख रहे, हम सिर्फ रेशियो लिख रहे हैं कि ये दो रेशियो बराबर होंगे, ये दो रेशियो बराबर होंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। 2 पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? लाइन पर दो पॉइंट दिए, तो ये हो जाएगा P x1 y1 z1, ये हो जाएगा Q x2 y2 z2। अगर एक बात बताओ, लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तुमको, तो क्या तुम उसका डायरेक्शन नहीं बता सकते PQ? भाई हमको 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन पता है, हमको 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन पता है। क्या होता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये लाइन कोई अलग थोड़ी है, लाइन पर ही 2 पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यानी सेम क्वेश्चन में b का वैल्यू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 रख दो, तो तुम्हारे पास r हो जाएगा, r वेक्टर हो जाएगा p प्लस लैम्डा टाइम्स pq। pq क्या है? डायरेक्शन है, p क्या है? पॉइंट है। तो ये हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, एक ही जगह क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ऑल राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन चारों तरीके से समझ में आ गया। डायरेक्शन और पॉइंट फॉर्म में वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म में वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। ये 4 ही इक्वेशन पॉसिबल है कोई तुम्हारे पेपर में, ये 4 ही टाइप की इक्वेशन आएगी, इसके अलावा कोई 5वीं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ सकती। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमको आ जाती है
तो उसके बाद आता है कि इन लाइन के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे। देखो तुमको दो लाइंस दी हुई होंगी, L1 x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। जरूरी नहीं है इस फॉर्म में दी जाए, दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं। L2 x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। जब दोनों लाइंस की इक्वेशन तुम्हारे सामने है तो दोनों का डायरेक्शन तुमको पता है। लाइन 1 का डायरेक्शन है A1 B1 C1, है ना। आई कैप जे कैप के कैप अपने मन से समझ लिया करो। जब भी मैं 3 पॉइंट लिख रही हूं तो वेक्टर्स की बात हो रही है, तो आई जे के तो है ही। इसका पॉइंट क्या है, A2 B2 C2, इसका डायरेक्शन आई जे के है ही। तो दोनों के बीच में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। भाई ऐसे ही तो लिखते हैं, A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। तो कॉस थीटा हो जाएगा A डॉट B, डॉट करेंगे तो x में x का मल्टीप्लाई प्लस y में y का मल्टीप्लाई प्लस z में z का मल्टीप्लाई। याद रखना जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं वो डायरेक्शन है, न्यूमरेटर में नहीं। न्यूमरेटर में पॉइंट आता है, डिनोमिनेटर में डायरेक्शन आता है। अपॉन मॉड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, मॉड B A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यानी एंगल तो और इजी है, सिर्फ लाइंस की इक्वेशन देख के ये पता लगा लो कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन जैसे ही पता चल गया, आप ए बी सी, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप में A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B करके कॉस थीटा निकाल लो। अब तुमको भी पता है इसका न्यूमरेटर 0 है, यानी कॉस थीटा 0, यानी थीटा का वैल्यू 90, तो लाइंस परपेंडिकुलर। ठीक है, और A और B अगर एक दूसरे के मल्टीपल आ गए, यानी रेशियो सेम आ गया, तो दोनों पैरेलल, है ना। A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 अगर सेम आ गया तो लाइंस पैरेलल। पैरेलल लाइंस के लिए तो हम बोलते हैं ना कि एक डायरेक्शन दूसरे का मल्टीपल हो जाता है, ये डायरेक्शन इसका मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो तुम्हारे पास कोई भी लाइन की इक्वेशन हो, तुम उन दो लाइंस में अगर डायरेक्शन देख लिया तो एंगल आसानी से निकाल सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो हम लोग डायरेक्शन और एंगल, तुम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड चीज है। 3D में स्पेशली प्लेन हट गया है ना, तो तुम ऐसा मान के चलो कि इजीएस्ट टॉपिक बन गया ये तुम्हारा। बस क्वेश्चन आएगा स्क्यू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, तो उसका फॉर्मूला एज इट इज याद रखना और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। एज लॉन्ग एज फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन मिस्टेक तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3D का क्वेश्चन गलत हो जाए। 3D इजीएस्ट चैप्टर है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत फिक्स फॉर्मूले हैं इसमें। ठीक है, ऑलराइट। तो अब बात आती है स्क्यू लाइंस की। स्क्यू लाइंस क्या होता है? 2D में तो हमने मैम दो ही लाइन पढ़ी है, या तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइंस यानी जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जिनका डायरेक्शन सेम होता है। स्क्यू लाइंस एक तीसरे तरीके की लाइंस होती हैं, क्योंकि 3D है, 2D में ऐसा पॉसिबल नहीं था। 3D में दो ऐसी लाइंस हो सकती हैं जो कभी इंटरसेक्ट भी ना करे लेकिन पैरेलल भी ना हो। कैसे? देखो, ये मेरी फिंगर एक दिख रही है, ये ऊपर पेन दिख रहा है ना, देख लो कुछ ऐसा है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। प्लेन में होते तो इनको इंटरसेक्ट करना पड़ जाता है इस पॉइंट पर, लेकिन स्पेस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। दोनों का डायरेक्शन भी सेम नहीं है, मेरी फिंगर तो इस तरफ जा रही है, पेन इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो ना पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। 3D में दो लाइन which are neither parallel nor
इंटरसेक्टिंग, नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। टू लाइन्स विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब इन दोनों लाइन्स के बीच में कुछ ना कुछ शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। भाई दोनों लाइन्स के अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो अलग अलग डिस्टेंस मिलते जाएगा। उसमें से एक डिस्टेंस होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, एक डिस्टेंस होगा जो शॉर्टेस्ट होगा। क्वेश्चन यहीं से आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का तो बहुत इजी है, स्क्यू लाइंस का भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं सुनना। ये पहली लाइन है, इसकी इक्वेशन तुमको गिवन है a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन में भी दी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन तुमको दी हुई है a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है। अब मैथ्स में एक कंसेप्ट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको हमेशा अलोंग दी परपेंडिकुलर मिलेगा। परपेंडिकुलर टू व्हाट? जिसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मान लो एक पैराबोला और एक सर्कल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो उस लाइन के अलोंग मिलेगा जो सर्कल पर भी परपेंडिकुलर हो और पैराबोला पर भी, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, है ना, प्यार की भाषा में नॉर्मल बोलते हैं जिसको हम, दोनों पर नॉर्मल हो। हमेशा कोई भी दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस लाइन के अलोंग मिलेगा जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट होता है, तो इसका मतलब एक लाइन सेगमेंट होगा जो इस पर भी परपेंडिकुलर हो और इस पर भी परपेंडिकुलर हो, है ना, इस लाइन सेगमेंट के अलोंग मिलेगा। अब मान लो कि ये डिस्टेंस है a1 a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? वेक्टर का काम लग जाएगा इसमें, है ना। वेक्टर बोलता है कि अगर मुझे दो डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। मुझे अगर दो डायरेक्शन का परपेंडिकुलर, भाई ये लाइन का डायरेक्शन, ये लाइन का डायरेक्शन, ये लाइन सेगमेंट दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन हो जाएगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पे म्यू लिखना पड़ेगा, लैम्डा सेम वेरिएबल नहीं लिख सकते, म्यू b2। तो मान लो ये है ए बी सी, तो ए सी का डायरेक्शन हो जाएगा b1 क्रॉस b2, ए सी का डायरेक्शन हो जाएगा b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब बात यह है कि मैम ए सी का डायरेक्शन मिल गया, इसकी लेंथ कैसे मिलेगी? तो मैं बोलूंगी कुछ नहीं, ए बी का प्रोजेक्शन है ए सी, प्रोजेक्शन पढ़ा था हमने, प्रोजेक्शन पढ़ा था। तो एक ट्रायंगल में अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूं तो तुमको पता है कि ये लेंथ इसका प्रोजेक्शन होता है ना। ये डायरेक्शन अगर ए है, ये वेक्टर अगर बी है, तो ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, ये ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी होता है, यानी ए सी जो है वो ए बी का प्रोजेक्शन है ना, वो ए बी का प्रोजेक्शन है। तो मैं ए सी की लेंथ निकाल सकती हूं प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा के, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? a डॉट b अपॉन मॉड b, a का b पे प्रोजेक्शन, तो a2 माइनस a1 का b1 क्रॉस b2 पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। अगर तुम्हारे पास लाइन की इक्वेशन है तो तुम्हारे पास a1 होगा, a2 होगा, b1 होगा, b2 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता ही है डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से, तो तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लोगे। यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन स्क्यू लाइंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। कोई पूछेगा मैम इसका प्रूफ जरूरी है क्या? प्रूफ पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, फॉर्मूला पढ़ सकते हो। प्रूफ हम इसलिए कराते हैं ताकि विजुअलाइजेशन हो कि हाँ ये बात कैलकुलेट हुई है ना।
और इनफैक्ट जिन बच्चों की मेमोरी कम होती है, मुझे तो अगर कोई प्रूफ समझ में आ जाता था तो मैंने बहुत टाइम लगाया था उस फॉर्मूले को याद करने में, मैं हर बार डिराइव करती थी, जब तक मजबूरी नहीं आ गई कि नहीं बेटा फॉर्मूला याद करना जरूरी है, डिराइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिसको अगर प्रूफ समझ में आ गया उसके लिए ऑप्शन रहेगा कि वो फॉर्मूला नहीं याद करे। वैसे मेरा ऐसा सजेशन है कि फॉर्मूला याद करना, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस पे क्वेश्चन आना ही आना है, शॉर्टेज डिस्टेंस पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो बेटर है कि फॉर्मूला याद कर लो ताकि कैलकुलेट करना इजी हो जाए। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला तो और इजी है। लाइन 1 है a1 प्लस लैम्डा बी, और लाइन 2 की इक्वेशन है a2 प्लस लैम्डा बी, म्यू बी, म्यू बी। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इसका फॉर्मूला तो और आसान है, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b। ठीक है, वही a2 माइनस a1 ऐसा रहता है, उसका b से क्रॉस करते हैं तो आपको ये डायरेक्शन मिलता है, और मॉड b बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस बेस की वैल्यू लिखना चाह रहे हो, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो आप साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाह रहे हो, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो होता है a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड b। बस दोनों को कंपेयर किया और साइन थीटा का वैल्यू शॉर्टेज डिस्टेंस, साइन थीटा नहीं परपेंडिकुलर का वैल्यू शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में कभी शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल लाइंस है। लेकिन अगर दो लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो गया, क्या बोल रही हूं मैं, इफ shortest distance between two lines equals to 0, अगर दो लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो गया यानी वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, डिस्टेंस जीरो यानी वो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, इंटरसेक्शन नहीं इंटरसेक्टिंग, तो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं उसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो कर दो, या फिर लाइंस की इक्वेशन दी हुई है ना उसमें से वैल्यू निकाल लो। कैसे निकाल लो, कैसे निकाल लो, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पता करना है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पता करना है, तो पहले तो शॉर्टेज डिस्टेंस या तो जीरो हो जाए, एक मेथड ये है, या फिर लाइंस की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 बराबर लैम्डा, ये है लाइन 1। लाइन 2 है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 बराबर म्यू। अब फर्स्ट इक्वेशन से लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा, a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1 एंड c1 लैम्डा प्लस z1, ये फर्स्ट लाइन पर पॉइंट है। सेकेंड लाइन पर पॉइंट क्या हो जाएगा, a2 म्यू प्लस x2, b2 म्यू प्लस y2, c2 म्यू प्लस z2। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कोई ना कोई लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये दोनों पॉइंट कॉमन हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कोई कॉमन पॉइंट होगा। तो एक काम करो, इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालो, पुट करके देखो z भी सेम आ रहा है या नहीं, तीसरा पॉइंट भी सेम आ रहा है या नहीं, तीसरा पॉइंट सेम आ गया यानी कि दोनों पॉइंट्स कॉमन है इंटरसेक्टिंग लाइन से, तीसरा पॉइंट अलग आ गया तो तुम बोलोगे यार x और y बराबर रखा और z बराबर नहीं आ रहा है, z बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है,
ये मेथड हम कम यूज करते हैं, हम जनरली यही मेथड यूज करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए तो आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। आई बात समझ में? ऑल राइट। 3D बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्लेन के हट जाने के बाद आपको इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है। तो मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद इस लेक्चर के थ्रू शॉर्ट नोट्स बनाओ और उन शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूलों को हाईलाइट करके याद कर लो, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा 3D से, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो अब होमवर्क में आप सबसे पहले क्या करोगे, मैम एनसीईआरटी कंप्लीट करे बिना ये लेक्चर नहीं देखेंगे, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और हमारा एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। माइंड मैप बार बार मैं बोल रही हूं कि इसको एज अ शॉर्ट नोट ट्रीट करना है, कि आप एक चैप्टर का समरी अपने माइंड में छाप रहे हो। अगर वो समरी आपके माइंड में छप गई तो आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या पूछा जा सकता था। जैसे मैंने बता दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही क्वेश्चन आना है, तो पता है कि उन पर्टिकुलर फॉर्मूलेस पे फोकस करना है और उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।